सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे श्री एम.जी. रानाडे पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता था। गंभीर आरोप ये था कि वो भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। ऐसा गंभीर आरोप श्री एम.जी. रानाडे पर लगाया जाता था। सम्मानित साथियों, उसका आधार एक उनका कथन है, स्टेटमेंट है। यानी कि आज के अम्बेडकर संदेश में हम श्री एम.जी. रानाडे के कथन को भी आपके समक्ष रखेंगे कि आखिर वो कथन कौन सा है जिसकी वजह से उन पर इतना गंभीर आरोप लगाया जाता था कि वह भारत की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे। साथ ही साथ बाबा साहब यहाँ पर इस पूरे कथन को रखते हुए और फिर उनके कथन का यानी कि एम.जी. रानाडे का कथन का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करते हैं मेरे साथियों। और उस विश्लेषण के आधार पर इस गंभीर आरोप को कहाँ तक सच पाते हैं और कहाँ तक ये झूठ साबित होता है, निराधार साबित होता है, ये विश्लेषण बाबा साहब स्वयं करते हैं, जो आज हम आपको आपके समक्ष इस अम्बेडकर संदेश में रखने वाले हैं। चूंकि महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण तर्क वितर्क यहाँ पर है, इसलिए इस अम्बेडकर संदेश को जो साथी इतिहास को जानना चाहते हैं, अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानना चाहते हैं, एम.जी. रानाडे के इतिहास को जानना चाहते हैं, उनके संघर्ष को जानना चाहते हैं, तो इस अम्बेडकर संदेश को बिना स्किप किए हुए, बिना मिस किए हुए आप पूरा अम्बेडकर संदेश को वॉच कीजिए। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस अम्बेडकर संदेश को। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर हम आपको बता देते हैं 267 से लेकर 271 तक। BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा लिखते हैं कि एक आरोप रानाडे पर बहुधा लगाया जाता है। मेरा विचार है कि उसका उत्तर दे ही दिया जाए। तो आज उत्तर देंगे बाबा साहब। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका विचार था कि भारत पर अंग्रेजों की विजय विधि का विधान थी और भारत का इससे बढ़कर हित नहीं हो सकता कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहे और उसी में उसकी अंतिम नियति निहित है। संक्षेप में कहा जाए तो रानाडे पर आरोप लगाया जाता है कि वे भारत की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे। तो आइए हम इस प्रश्न का जवाब बाबा साहब की लेखनी, बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से। बाबा साहब ने 101वें जन्मदिन के अवसर पर श्री एम.जी. रानाडे का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, 101वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बाबा साहब को आमंत्रित किया गया। उसी स्पीच का ये अम्बेडकर संदेश उसी स्पीच का अंश है जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आरोप के आधार हैं रानाडे के ये उद्गार। आखिर वो कौन से उद्गार हैं जो अब हम आपके समक्ष रखते हैं? वो कहते हैं कि इसे सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह विधि का विधान ही है कि असंख्य भारतवासियों के अति विशाल जनसमूह को विदेशी प्रभुत्व के प्रभावों तथा प्रतिबंधों के अधीन सदियों तक रखा जाए। जब तक कंडीशन जुड़ी है, जब तक इन प्रभावों तथा प्रतिबंधों का उद्देश्य बना रहे कि वे उन दिशाओं में लोगों की शक्ति तथा चरित्र के निर्माण में स्थायी सहयोग देते रहें जिनमें की भारतीय जातियां अति प्रभावग्रस्त हैं। एक बात निश्चित है कि 500 वर्ष तक बने रहने के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य ढह गया और उसके कारण पंजाब तथा पूरे मध्य भारत और दक्षिणी भारत की पुरानी मूल जातियों को पुनः स्थापित होने का अवसर मिला। पुनः स्थापना के आधार पर आधारों से कहीं अधिक ठोस स्वरूप के थे जिन्होंने प्रारंभिक मुस्लिम विजेताओं के आगे बड़ी आसानी से घुटने टेक दिए थे। सामान्य साथी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई कि एक बात निश्चित है कि 500 वर्ष तक बने रहने के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य ढह गया। यानी कि मुस्लिम साम्राज्य लगभग 500 वर्ष भारत में रहा। ये एक तथ्यात्मक और सत्य बात यहाँ पर कही गई है। वैसे तो यहाँ पर बहुत जो स्टेटमेंट है एम.जी. रानाडे साहब का, अभी बाबा साहब स्वयं इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, वो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। हिंदू तथा मुसलमान, आगे वो कहते हैं, अभी उनकी बात समाप्त नहीं हुई, कथन को कंटिन्यू करते हुए, हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही उनके अनेक गुणों का अभाव है जो व्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सत्ता के प्रति प्रेम के परिचायक होते हैं। दोनों में अभाव है। वे नागर स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करते, वे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक गुणों का पालन नहीं करते, यांत्रिक कौशल के प्रति उनकी अभिरुचि नहीं है, विज्ञान और शोध में उनकी रुचि नहीं है, साहसपूर्ण
खोज का उनमें साहस नहीं है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का उनमें संकल्प नहीं है तथा महिलाओं के प्रति उदात्त सम्मान की भावना उनमें निहित नहीं है। पुरानी हिंदू और पुरानी मुस्लिम सभ्यता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसमें इन गुणों का प्रशिक्षण ऐसे तरीके से दिया जा सकता जिससे भारत की जातियों को पश्चिमी यूरोप की जातियों के स्तर तक लाया जा सके। इसलिए शिक्षा के कार्य का पुनर्वीकरण करने की आवश्यकता पड़ी और अब ये कार्य विगत शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश छत्रछाया में चल रहा है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। यानी कि जो यहाँ पर नवीनीकरण चल रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चल रहा है और वे ब्रिटिश सत्ता के रहते हुए चल रहा है, ये बात यहाँ पर कही है। अब बाबा साहब इस बयान का विश्लेषण करेंगे, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इन बयानों पर केवल सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही हमें ये पता चल जाएगा कि यह आरोप बयानों को गलत पढ़ने के कारण नहीं बल्कि उन्हें गलत समझने के कारण लगाया जाता है। बयान साफ तथा सीधा साधा है। उसके विषय में अनुमान से भी ये नहीं कहा जा सकता कि उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रानडे भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उस अर्थ में ये आरोप झूठा और निराधार है। ये जो आरोप लगाया जाता है श्री एम.जी. रानडे पर कि वो भारत की स्वतंत्रता या स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे, तो ये आरोप निराधार साबित होता है, झूठा साबित होता है। और क्यों निराधार है, क्यों झूठा है, इस बात को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि रानडे के इन बयानों से उनके आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करते हैं। यानी कि ये जो बयान यहाँ पर दिया है श्री एम.जी. रानडे ने, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का प्रमाणित करते हैं। आखिर कैसे? तब बाबा साहब कहते हैं कि इन बयानों से रानडे क्या बताना चाहते थे। जैसा मैं समझता हूं, मेरा विचार है कि रानडे दो बातें बताना चाहते थे। दो बातें कौन सी? पहली वह बात बताना चाहते थे कि ब्रिटेन की भारत पर जीत ने भारत को अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने, नवीकरण करने तथा सुधार करने के लिए समय व अवसर तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की है, जिससे भारत स्वतंत्र होने के लिए किसी भी विदेशी आक्रमण के दबाव को सहन करने के लिए पुनः सक्षम बन सके। दूसरी बात रानडे ये बताना चाहते थे कि भारत जब तक एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को संतोषजनक रूप से सुसंगठित न कर ले, वह विचार तथा भावना से एकजुट न हो जाए और समान नीति की भावना से ओतप्रोत न हो जाए, उससे पहले यदि वह ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकलता है तो वह स्वतंत्रता के नाम पर अव्यवस्था तथा विघटन को आमंत्रित करता है। इन सच्चाइयों का कितना अधिक महत्व है, लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों के सुचारू समाधान में सुरक्षा की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो समाज प्रगति करना चाहता है उसमें ये संघर्ष होते ही हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर मेटलैंड से एक बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछा गया कि संसदीय संस्थाएं इंग्लैंड में फली फूली और यूरोप में वे अपनी जड़ें जमाने में असफल रहीं, इसका क्या कारण है? उन्होंने जो उत्तर दिया उससे सुरक्षा के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ये अंतर इंग्लिश चैनल के कारण है। इस उत्तर से वे यह बताना चाहते थे कि जब इंग्लैंड अपनी राजनीतिक सुव्यवस्था में सुधार कर रहा था, इंग्लिश चैनल के कारण इंग्लैंड विदेशी आक्रमणों से निरापद था और इसलिए लोगों के लिए स्वतंत्रता हेतु अपने राजा के विरुद्ध लड़ना निरापद हो गया और राजा के लिए भी अपनी जनता को संघर्ष करने की अनुमति देना निरापद हो गया। सुरक्षा के इस महत्व पर अब्राहम लिंकन ने भी जोर दिया था। अमेरिकी राजनीतिक संस्थाएं शाश्वत क्यों बनी रहीं, इस बात को बताते हुए लिंकन ने कहा था कि यदि यूरोप, एशिया और अफ्रीका की सभी सेनाएं एक साथ मिल जाएं और उनका सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट हो, तब भी वे ओहियो नदी से जबरदस्ती जल की एक बूंद नहीं ले सकती या 1000 वर्ष तक प्रयास करने पर भी ब्लू ब्रिज को पार नहीं कर सकती। इस उक्ति में लिंकन सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षा के महत्व और उसकी आवश्यकता पर भी बल दे रहे थे। जिस प्रकार इंग्लैंड और अमेरिका सुरक्षित देश हैं, उस प्रकार से भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। उस तक पहुंचने के मार्ग हैं, चाहे वे मार्ग थल मार्ग हो, जल मार्ग हो या नभ मार्ग। चूंकि भारत की सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह डर है कि जब भारत अपने को पुनः व्यवस्थित कर रहा होगा, तब यदि बाहर से आक्रमण हुआ तो वह टूट जाएगा। भारत जब अपने को व्यवस्थित करेगा तब उसे सुरक्षा के रूप में निर्जल गोदी चाहिए और
ब्रिटिश साम्राज्य इसके लिए एक निर्जल गोदी है। कौन कह सकता है कि रानाडे ने अपने देशवासियों को सुरक्षा के महत्व को बताकर बुद्धिमानी नहीं की, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य दे सकता है और जिसकी भारत को बहुत आवश्यकता है। मेरे साथियों, आप भी इस स्टेटमेंट को की गंभीरता को आप समझे होंगे कि श्री एम.जी. रानाडे ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी गंभीरता क्या है, यहाँ पर बाबा साहब ने हम सभी को बताई है। बाबा लिखते हैं कि पराधीन राष्ट्र प्रबल राष्ट्र के बंधन से स्वयं को छुड़ाने और अपने को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तो सदैव आतुर रहता है। पराधीन जो राष्ट्र है हमेशा चाहता है कि वो बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन बाबा साहब कहते हैं किंतु स्वयं उस पर स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में शांत मन से वह यदा कदा ही विचार करता है। तथापि इस विषय में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः ये अनुभव नहीं किया जाता कि पराधीन राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र के साथ बांधने वाले बंधन प्रबल राष्ट्र की तुलना में पराधीन राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। यह पराधीन राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। पराधीन राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र हो सकता है। पराधीन राष्ट्र में कई खंड हो सकते हैं। ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी एकजुट नहीं होंगे, अथवा ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी तक तो वे एकजुट ना हो, परंतु यदि उन्हें लंबे अरसे तक एक साथ रख दिया जाए तो वे एकजुट हो जाएंगे। पराधीन राष्ट्र पर बंधन तोड़ने से जो प्रभाव पड़ेगा वह उसकी आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो पराधीन राष्ट्र समग्र रूप से एक इकाई है उसके द्वारा बंधन तोड़ने से सब अच्छा ही अच्छा हो सकता है। जिस पराधीन राष्ट्र के खंड कभी एकजुट नहीं हो सकते उसके द्वारा बंधन तोड़ने का कोई अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। किंतु तीसरे प्रकार के मामले में निश्चित रूप से खतरा है। जहां एकीकरण वांछनीय है और संभव है, वहां समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से विघटन होगा, वह एक निरर्थक कार्य होगा। यह वह दूसरा खतरा है जिसके प्रति रानाडे अपने देशवासियों को सचेत करना चाहते थे। बस आगे कहते हैं कि ये कौन कह सकता है कि रानाडे ने इस चेतावनी को देकर बुद्धिमानी नहीं की थी। जो व्यक्ति इस चेतावनी की आवश्यकता पर शंका करना चाहते हैं उन्हें केवल चीन की ओर देखना होगा। 30 वर्ष पहले चीन में क्रांति हुई थी। क्या चीन के लोग व्यवस्थित हो गए हैं? जी नहीं। लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि चीनी क्रांति का चक्र कब तक चलता रहेगा, यानी कि चीनी क्रांति का चक्र कब रुकेगा। ये यहाँ पर कहने का मतलब है सीधे सीधे जो व्यक्ति चीन की परिस्थितियों को जानते हैं वे केवल यही कह सकते हैं कि शायद अगले 100 वर्षों में ये चीनी क्रांति का चक्र रुक जाएगा। क्या चीन में ऐसी स्थिर सरकार स्थापित हुई है जिसके प्रति सभी चीनियों को निष्ठा हो? स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में यदि सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी आपसी फूट है और अधिक विघटन हो गया है। क्रांति से इतनी अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो गया है। इस तथ्य से इन्हें गिने भारतीय अवगत हैं कि यदि चीन ने क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है तो उसका कारण केवल यह है कि उसके शत्रु तो बहुत से थे, पर उनमें यह सहमति नहीं हुई कि उनमें से चीन को कौन निगले। चीनी क्रांति बहुत भारी भूल थी। यह युआन शी काई विचार था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या इस समय चीन के लोग गणतंत्र के लिए परिपक्व हैं और क्या वर्तमान परिस्थितियों में चीनी लोगों के लिए गणतंत्र को अनुकूल बना लिया गया है। सीमित राजतंत्र प्रणाली को अपनाने से परिस्थितियां फिर से तेजी से सामान्य और स्थिर हो जाएंगी, पर लोगों की प्रकृति या चीन की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की प्रायोगिक सरकार से यह लक्ष्य नहीं कहीं देरी से प्राप्त होगा। मैं वर्तमान सम्राट को इसलिए बनाए रखना चाहता हूं कि मैं संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता हूं। यदि हमें इस प्रकार की सरकार रखनी है तो लोग उन्हें ही रखने के लिए सहमत होंगे और उसके स्थान पर किसी और को रखना नहीं चाहेंगे। इस संकट की घड़ी में मेरा एकमात्र लक्ष्य चीन को विघटन से और इसके बाद आने वाली आपदाओं से बचाना है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि चीन की स्थिति भारत के लिए उदाहरण नहीं है बल्कि एक चेतावनी के समान होनी चाहिए, वे रानाडे पर भारत की स्वतंत्रता या विरोध करने के लिए दोषारोपण करने के स्थान पर इस बात से प्रसन्न होंगे कि रानाडे के पास समय से पहले होने वाली क्रांति की बुराइयों का पूर्व अनुमान करने और उसी प्रकार के कदम को न उठाने के लिए अपने देशवासियों को चेतावनी देने की बुद्धि थी। मेरे साथियों, यानी कि बाबा साहब ने
आज श्री एमजी रानाडे के द्वारा दिए गए उस कथन का यहाँ पर बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण से आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्होंने जो भारत को मजबूत करने की बात कही थी कि चूंकि ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहे हैं और हम भारतीय अपने देश को उनकी सुरक्षा में रहते हुए मजबूत कर लें और जब मजबूत हो जाए तो उसके बाद हम निश्चित तौर पर भारत को आज़ाद करा लें और आज़ाद कराने के बाद मजबूती के साथ आगे बढ़ें। यानी कि इस निष्कर्ष को यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत सुंदर तरीके से विस्तृत तरीके से हम सभी को समझाया, हम सभी के निश्चित तौर पर समझ में आया है। और आज का अम्बेडकर संदेश हम यही रोकना चाहेंगे। इस अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 का अब अंतिम भाग यहाँ पर बाकी है। अब इसके बाद हम अगला खंड शुरू करने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने से पहले आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम साम्राज्य कितने वर्षों के बाद ढह गया था। यानी कि मुस्लिम साम्राज्य ने भारत में कितने वर्ष शासन किया और उसके बाद ढह गया, ये यहाँ पर जिक्र किया गया। इस ऐतिहासिक तथ्य को यहाँ पर उजागर किया गया है, सम्मिलित किया गया आज के अम्बेडकर संदेश में। जरूर आप आंसर कर सकते हैं मेरे साथियों। अंत तक आपने अम्बेडकर संदेश को वॉच किया, आपका तहे दिल से हम साधुवाद ज्ञापित करेंगे एक निवेदन के साथ कि शेयर जरूर कीजिएगा बहुजन साथियों के साथ, अम्बेडकर मिशनरी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्यक्तिगत भी पर्सनल भी आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से इस अम्बेडकर संदेश का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, हमारे साथी, हमारे बहुजन साथी, हमारे अम्बेडकर अनुयायी सभी जागरूक बनेंगे। इसी अनुरोध के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।